हेलो एस्पिरेंट्स। जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिसंबर 2023 तक करवाएंगे। जब आप लोग को पसंद आएगा तो आगे भी प्रीलिम्स तक की यूपीएससी प्रीलिम्स तक की ये कंटिन्यू रहेगा। और इसमें जो करंट अफेयर्स है, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स को एनालिसिस किया। आप लोग को भी सबसे पहले करंट अफेयर्स एनालिसिस करिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2023 में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 22 में 19 क्वेश्चन आ रहे हैं और 21 में 17 क्वेश्चन आए। उसके बाद 20 में आपके 18 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद 19 में आपके 22 क्वेश्चन आए। तो 5 साल का पेपर एनालिसिस करने से पता चला कि 23 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन आने की संभावना। तो उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। पासिंग मार्क्स के लिए पूरे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, वरना स्टैटिक्स पे कमांड कम हो जाएगी। और इसके बाद देखेंगे कि मतलब बारंबार एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि बारंबार प्रश्नों के क्षेत्र में कौन सा सब किस थीम पे किस किस मतलब कौन सी खबरें और कौन सी पहल और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कौन सी चीजें थी चल रही है ना, उससे रिलेटेड मतलब पिछले पेपर्स में क्या पूछा गया है, तो उसी से रिलेटेड आगे भी हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बारंबार प्रश्नों के क्षेत्र में से कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा और बराबर क्वेश्चन आते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अर्थव्यवस्था पर्यावरण आईआर के आधार पर आए क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे भी आपको ऐसे ही करना है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर और इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट के आईआर पर आधारित क्वेश्चन आप तैयार करें। ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे। फिर नई पहल के आधार पर क्वेश्चन पहले भी आए और आएंगे, उस पर तैयार करें। खबरों में प्रजातियों के आधार पर जो खबरें में मतलब जो करंट में डेली मतलब करंट में जो चर्चा में है प्रजातियां, उनके आधार पर क्वेश्चन आए फिर आएंगे भी। ठीक है, उस समाचारों में जो स्थान रहे हैं और फिर अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू जो स्थान चल रहे हैं चर्चा में, उसको देखिए। समाचारों में जो संरक्षित क्षेत्र हैं नेटवर्क के आधार पर, उनको देखिए। अर्थव्यवस्था व रिपोर्ट और सूचकांक कन्वेंशन और इन सब ये सारी चीजें देखेंगे। और प्रोटोकॉल से संबंधित हालिया सर्वेक्षण के आधार पर जो चीजें हैं वो उनको देखेंगे। विज्ञान तकनीकी अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण से संबंधित शब्दावली के आधार पर ये सारे टॉपिक्स, इनके आधार पर हम चीजों को देखेंगे जो पिछले पिछले ईयर्स में इन्हीं आधारों पर क्वेश्चन आए। तो आगे इन्हीं आधारों पर क्वेश्चन जो करंट से रिलेट करके हम तैयार करेंगे ना, तो ऐसे एकदम मतलब सही रास्ते पे जाएंगे, सही तैयार हो जाएगा। और ठीक है, इसके बाद हम ना मतलब हर मंथ का करंट अफेयर्स करते जाएंगे, तो आपको बताते जाएंगे कि इस मंथ का है और इस मंथ में कंप्लीट हुआ। तो उस पे टॉपिक देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मतलब जो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका है मैं जो पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको पूरा पूरा नोट नहीं करना है। आप इसको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है ताकि बार बार आप रिवाइज करते रहें। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका भी होता है, जैसे कि उसको हम बताने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कैसे तैयार किया जाता है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप योजना कैसे तैयार करें, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें देखना कि मतलब जैसे कोई योजना आई तो उसमें क्या कीवर्ड्स लिखना है, क्या याद रखना है। और वो एक्सप्लेन, अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स है इतना तो पता ही है कि आप एक्सप्लेन तो हर चीज को कर ही लेंगे, पर चीजें पता होनी चाहिए ना, तो कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है। फिर सबसे पहले हम योजना कैसे तैयार करें। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या है मतलब योजना का, फिर मंत्रालय कौन सा है, ये चीजें नोट करने वाली होंगी, आप उसको ध्यान देना। फिर समावेश एवं बहिष्करण, इस पे और पहले से जो मौजूद योजना है उसमें विशिष्टता क्या है ये देखना। फिर वित्त पोषण तंत्र है क्या है, वी रिपोर्ट एवं सूचकांक कौन सा है, भारत की रैंक क्या है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित है ये नोट करना होता है। प्रकाशन की आवृत्ति क्या है ये नोट करिए। ठीक है, रिपोर्ट के आयाम क्या है ये आप देख सकते हैं। भारत की स्थिति क्या है, रैंकिंग क्या है, फिर ये सब
विषयवार दृष्टिकोण। अब इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से जो संस्थाएं, जो मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, वो करंट अफेयर्स उनसे अगर आता है तो उनमें हमको क्या याद रखना है, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति कब हुई और किस उसके संकेत क्या है, संकेत में क्या किसके साथ क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा, सब कुछ थोड़ी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद कार्य करने का तंत्र क्या है ना। और उसके बाद संस्था की भूमिका क्या है, संगठन क्या है, भारत की भूमिका क्या है, यदि कोई है तो कोई नई पहल क्या चालू हुई है। अब इसके बाद प्रजातियां समाचार में जो रहती हैं उन उसमें हम क्या याद कर रखेंगे कि पर्यावरण भी देखें कि क्या मुख्य रूप से किसी संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा देखिए। फिर संरक्षण स्थिति क्या है, जो प्रजातियां हैं उनकी आयुसीएन साइट्स क्या होती है ना, अब प्रजाति की विशिष्टता, ये सारी नोट करने की और माइंड में रखने की बातें होती हैं, ठीक है। और यदि प्रजातियां लुप्त प्राय है तो प्रजातियों के लिए प्रमुख खतरा क्या है, ठीक है, ये देखना। फिर ई समाचार में जो संरक्षित क्षेत्र है उसको देखना रहेगा, स्थान, राज्य, भूगोल, ये सारा चीजें मतलब याद रखना होता है। कौन सी नदी किससे होकर गुजर रही है, उसके पास कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके आसपास का जितना भी लोकेशन होता है ना, मतलब जो आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे करंट में कौन सी नदी है, उसके पास में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व कौन सा है, कौन सी रेखा वहां से गुजर रही है, ठीक है। और वनस्पति, फिर जीव, सभी पौधे के नाम और बजाय वनस्पति के प्रकार पर अधिक ध्यान दें, ठीक है। वनस्पति के प्रकार पर अधिक ध्यान दें अगर कोई वनस्पति आती है तो, ठीक है। अगर करंट में तो किसी विशिष्ट स्मारक की उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद लुप्त प्राय प्रजातियां, उस पे देखना है। किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र में कितनी निकटता आदि लागू हो एवं राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कोई संरक्षित क्षेत्र है उसके पास में क्या लागू है और क्या नहीं लागू है, राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कह रही है ना। जैसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया तो उसके उसके नियम कानून क्या लागू है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। इसकी स्थापना कैसे हुई, कानून, संवैधानिक संशोधन, ये सारे याद होना करना पड़ेगा। कार्यकारी संकल्प क्या है, रचना एवं नियुक्तियां, नियुक्तियां हो रही हैं तो उनकी रचना, नियुक्ति और शक्ति एवं कार्य, ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ाए जाएंगे इनसे रिलेटेड। तो उन चीजों के अंदर क्या चीज नोट करनी है और क्या याद करना है, वो सारी चीजें आपको याद याद ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, पेपर को एनालिसिस किया, कितने कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो बताया, किस आधार पे क्वेश्चन आते हैं वो बताया। अब उसके बाद फिर किस से रिलेटेड और कैसे तैयार किया जाए, क्या नोट किया जाए, क्या छोड़ा जाए, ये भी बताया। अब इसके बाद हम जनवरी 2023 का टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक है असम में परिसीमन। तो इसको आप पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। एक ही बड़ा क्षेत्र है और इसमें ये ए क्षेत्र है एंड ये बी क्षेत्र है और ये आपका सी क्षेत्र है और ये आपका डी क्षेत्र है, ठीक है। तो ए की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1000, ठीक है। और बी की जनसंख्या कितनी है, 10,000। और इसके बाद सी की कितनी है, 15,000, ठीक है। और डी की कितनी है, 16,000, 16,000। तो सबकी जनसंख्या हर क्षेत्र की अलग अलग है तो यहाँ पे असमानता होगी, ठीक है। समानता जो है वो खत्म हो गई। और यहाँ पे जो विधायक चुनना है ना, तो उसमें मतलब जैसे कि ए के क्षेत्र में 10,000 लोग विधायक को चुन रहे हैं, बी के क्षेत्र में 1,000 लोग, ए के क्षेत्र में 1,000 लोग विधायक चुन रहे हैं और बी के क्षेत्र में 10,000 विधायक चुन रहे हैं और सी के क्षेत्र में 15,000 और डी के क्षेत्र में 16,000 क्षेत्र में विधायक चुन रहे हैं। तो इसमें असमानता हो गई ना, समानता खत्म हो गई, तो इसलिए किसी क्षेत्र को ऐसे बांटना वो परिसीमन कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 16,000 जनसंख्या है ना, तो इसको ऐसा बांटे कि सब में बराबर हो जाए तो समानता हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपस में क्षेत्र की जो संख्या समान हो जाएगी और उसके बाद है सब में समानता आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी और जो है असमानता खत्म हो जाएगी। तो जनसंख्या को इस तरह बांटना और ऐसे ही असीम असीम मतलब वो क्या बोलते हैं, सॉरी, असम में हुआ तो उसको परिसीमन आयोग परिसीमन बोला गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। ये है आपकी डिफिनेशन, असम में परिसीमन। तो भारत निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और जो संसदीय क्षेत्र हैं उनके परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की। फिर यह प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। याद रखना है 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित नहीं होगी, ठीक है, एक की जनगणना के आधार पर आधारित होगी, एक की जनगणना के आधार पर आधारित होगी।
फिर असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन, असम में जो निर्वाचन जो क्षेत्र है ना उनका जो अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था। जो असम में निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम परिसीमन कब किया गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था। फिर जो परिसीमन संख्या में परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो परिसीमन जनसंख्या है ना उसमें जो परिवर्तन किया जाएगा तो उसका जो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य किया गया ताकि मतलब जो वोटों का बराबर वोटों का मतदान मतलब बराबर हो, इस वजह से तो इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य शुरू किया गया। और परिसीमन जो आयोग है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। कौन? परिसीमन आयोग। ठीक है, याद रखना किस नियुक्ति याद रखना और सहयोग चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, और इसमें जो सेवानिवृत्त की इसमें कौन कौन होगा? तो इसमें सेवानिवृत्त की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और संबंधित राज्य आयुक्त शामिल होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। फिर परिसीमन जो आयोग है ना उसको परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करता है क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि मतलब स्वतंत्र होकर ये अपना कार्य करता है। ठीक है, संविधान कहता है कि आयोग के आदेश अंतिम हैं और किसी भी परिसीमन आयोग के जो आदेश है ना वो मतलब संविधान कहता है ऐसा कि आयोग के आदेश अंतिम है और किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि जो चुनाव अनिश्चित काल के लिए मतलब नहीं उठाया जा सकता कोई सवाल क्योंकि चुनाव जो है अनिश्चित काल के रुक जाएगा। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो आप उद्देश्य लिख लीजिए कि जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद है किसी राज्य के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ती है। ठीक है, आगे पीछे बढ़ती रहती है। तो किसी राज्य के सभी क्षेत्र में जनसंख्या जो होती है वो समान रूप से नहीं बढ़ती है। ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न केवल जनसंख्या में, देखिए किसी राज्य के सभी क्षेत्रों में जो जनसंख्या होती है समान रूप से नहीं बढ़ेगी। ठीक, इतना याद रखो। फिर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न केवल जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है, निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है न केवल जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है बल्कि इसके वितरण में भी बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना है। किस आर्टिकल्स में है? तो 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना है। मतलब एक जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन अधिनियम बनाना है आर्टिकल 82 के तहत। फिर यह एक बार अधिनियम लागू हो जाएगा ना तो उसके बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी। ठीक है, अब आपकी इसके बाद आप जो परिसीमन आयोग है ना अब हम आपको बता देते हैं इसमें आपको नोट क्या करना है और किस पर ध्यान देना, कौन सी चीज पर ध्यान देना। तो आप लिखिए कि असम में परिसीमन आयोग, फिर उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने असम विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की। आप इतना लिखिए। फिर 1971 और 1976 में ऐसा 1971, हाँ मतलब असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन कब हुआ था? 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया। ठीक है, ये आप शॉर्ट करके लिखिए। फिर उसके बाद नियुक्ति किसने किया है इसकी? तो राष्ट्रपति के द्वारा और चुनाव आयोग की सहायता से इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये लिखिए। नियुक्ति क्या है? नियुक्ति किसने किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा और चुनाव आयोग की सहायता से कार्य किए जाएंगे और उसके द्वारा नियुक्ति होगी। फिर सदस्य इसमें कौन कौन होंगे? असम के परिसीमन आयोग में सदस्य कौन से होंगे ये पूछा जाएगा। तो सेवानिवृत्त की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उनसे रिलेटेड मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, और उसके बाद संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, ये याद रखिए, ये नोट कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं?
तो इसको पढ़ने के बाद इसमें से शॉर्ट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट निकाल लेना है ताकि बार-बार रिवाइज करते रहें। और इसके बाद परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम कर सकता है, ठीक है? और आयोग का आदेश जो होगा वो अंतिम होगा, जो संसद का होगा ना। फिर अनुच्छेद 82 में क्या था, अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 82 में ये नोट करने वाला है। तो अनुच्छेद 82 में संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना, अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी, ठीक है? संविधान में ऐसा है। तो आर्टिकल्स 82 में है कौन मतलब इसको लागू करेगा, तो केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसमें इसका मतलब ये है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम मतलब इसका उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके परिणामों को परिभाषित करके और उनकी लगातार निगरानी करके भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मतलब जो जैसे कि योजनाएं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का मतलब ये होगा कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, ईटीसी, ये सारी योजना चल रही हैं। तो केंद्र की योजना और राज्य की योजना को मिलाकर और इनकी प्लानिंग करके इनको एकीकृत किया जाए। ये योजना 27 राज्यों में चलेंगी, ठीक है? 27 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक को टारगेट किया गया है। और किस किस एरिया पर मतलब ध्यान देना होगा, तो स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान देना होगा, ठीक है? शिक्षा पर और कृषि और समृद्ध सेवाओं पर, पेयजल और स्वच्छता पर, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे और समग्र और सामाजिक विकास, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। और ये जैसे कि आपकी आकांक्षी ब्लॉक परियोजना, आकांक्षी ब्लॉक परियोजना जैसे कि केंद्र सरकार एक योजना लेके आई और राज्य सरकार एक योजना लेके आई और पंचायत नगर निगम अपनी एक योजना लेके आई, तो सबकी योजनाएं अलग अलग हैं। और फिर जैसे कि अब एक क्षेत्र में रोड बनाना है, फिर उसके बाद केबल डालना है, फिर उसके बाद नाला डालना है, तो रोड बनाने वाले आएंगे तो रोड बना के चले जाएंगे, केबल वाले आएंगे तो केबल डाल के चले जाएंगे। फिर इसके बाद है लास्ट में नाला वाले आएंगे तो रोड को भी उखाड़ेंगे, केबल को उखाड़ेंगे, फिर नाला बनाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, ओनली नाला ही बचेगा। तो इससे क्या फायदा, क्या बेनिफिट हुआ लोगों को, कुछ नहीं। तो इसी वजह से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाया गया, ताकि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की और पंचायती नगर निगम की सबकी मतलब योजनाएं मिलकर एक योजना बनाई जाए, उसी को बोला गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब इसके बारे में आपको नोट क्या करना है, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, इन सबको मिलाकर एकीकृत करना है। भारत के पूरे राज्यों में नहीं होगा, 27 राज्यों में, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में और 500 ब्लॉक पर टारगेट किया गया। कौन से एरिया पर किया गया है वो भी आपको बताया कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, समृद्धि सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन, ठीक है, बुनियादी ढांचे, समग्र और सामाजिक विकास, इन सब पे मतलब ताकि केंद्र और राज्य की जो योजना है ना उनका अभिसरण करना, उनका सहयोग करना और कुल मिलाकर एक प्लानिंग करके मतलब उस योजना को लागू करना, ताकि बेनिफिट पूरी जनसंख्या को अच्छे से मिले। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और इसकी रणनीति क्या है, ये किस पर निर्भर है, तो अभिसरण मतलब किस किस पर मतलब निर्भर है, तो केंद्रीय और राज्य योजनाओं पर, नीति आयोग और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों और राज्य सरकार, फिर जिला एवं ब्लॉक प्रशासन, जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा, मतलब जैसे कि इसमें ये लागू हो जाएगा ना तो इससे डेवलपमेंट अच्छा होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। और जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की जाती है ना, तो वैसे ही इसमें ब्लॉक स्तर पर या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी ऐसे वो क्या बोलते हैं कि रैंकिंग जारी की जाएगी ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे जिला, फिर उसके नीचे आता है ब्लॉक, फिर उसके नीचे आता है पंचायत, तो ये आपकी सारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत सारी बातें बता दिया। इसमें से नोट करना क्या है वो भी बताया, और किस किस से रिलेटेड है क्या चीज है ये भी। एक बार इसको
एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मैंने आपको एक बार समझा दिया। अब इसके बाद इसका उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना, ठीक है। और इसमें इसमें 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 500 ब्लॉकों की पहचान, फिर ठीक है। और इसमें इसमें क्या है, मतलब इसका स्वास्थ्य सत्ता टारगेट क्या रहेगा, तो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, समृद्धि, सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, वित्तीय समावेश, ठीक है, समावेशन और बुनियादी ढांचे, समग्र सामाजिक विकास पर ध्यान दें, ठीक है। ये आकांक्षी ब्लॉक रणनीति भी 3 व्यापक रूपरेखाओं पर निर्भर होगी। किस पे निर्भर होगी, अभिसरण केंद्रीय और राज्य योजनाओं और फिर उसके बाद नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों और जिला ब्लॉक प्रशासन, ठीक है। इन पे निर्भर होगी, किस पे, केंद्रीय और राज्य योजनाओं पर, नीति आयोग पर, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय, विभागों पर, राज्य सरकारों और जिला एवं ब्लॉक प्रशासन, ठीक है। जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। इससे लोगों में और मतलब योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा तो लोगों में और भी ज्यादा, लोगों में और होड़ मचेगी, तो इससे प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो इससे सारी योजनाओं को मौजूदा अच्छा से प्लानिंग करने को मिलेगा, ठीक है। इससे आप लोग को तो समझा ही दिया। आप इससे देख लीजिए, जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच में सहयोग रहेगा। सहयोग मतलब अभिसरण करना, सहयोग सहयोग हो जाएगा। सब कुल मिलाकर ये प्लानिंग करके योजनाओं को बनाया गया है, उसी को बोला गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाना, अभिसरण करना, एकीकृत करना, आपस में मिलाना, यही है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि सेकंड न्यूज है कानून का नियम और सूचकांक। मतलब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WUGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार इस साल अधिकांश देशों में कानून का शासन एक बार फिर खत्म हो गया। मतलब भारत में कानून नियम सूचकांक जो इसकी रैंकिंग है नीचे जा रही है, इसलिए ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ये रिपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको सरकार देख रही है, इसके बारे में सोच रही है, इसलिए ये रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि 6 अरब से अधिक लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां 2022 और 2023 के बीच कानून का शासन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। 2023 में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। इसके बाद पहले नंबर पर डेनमार्क है, ठीक है। सेकंड नंबर पर नॉर्वे और थर्ड नंबर पर फिनलैंड है और फोर्थ पर आपका स्वीडन है, फिफ्थ पर जर्मन है। तो फर्स्ट पर नॉर्वे है, मतलब इधर ग्रीनलैंड के ऊपर आप जाइए कि नॉर्वे नॉर्वे फर्स्ट पर है, फिनलैंड आप वो नहीं, सॉरी, डेनमार्क फर्स्ट पे है, ठीक है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पर नॉर्वे है, थर्ड पर आपका फिनलैंड है, फोर्थ पर स्वीडन है, फिफ्थ पर जर्मन है, ठीक है। तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। और ये भारत की रैंकिंग कितनी है, 79 है। 142 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 79 है। किसमें, विश्व न्याय उसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में, ठीक है। 2023 के भारत की रैंकिंग 152 में 79 है। और इसमें मतलब पैरामीटर अब देख लेते हैं। पैरामीटर मतलब कानून का नियम सूचकांक में जो पैरामीटर क्या है, तो सरकारी शक्तियां, जैसे कि सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, भ्रष्टाचार का अभाव, मतलब कि भ्रष्टाचार का अभाव कम कम होगा, एक ये पैरामीटर है, ठीक है। खुली सरकार मतलब लोगों के बीच में साझा साझा करें, खुली सरकार, ये थर्ड है। मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार हमारा कितने हैं, कितने राइट्स बनते हैं, ठीक है। व्यवस्था और सुरक्षा कितनी है, ये देखना है। नियामक परिवर्तन मतलब नियमों का कितना परिवर्तन हो रहा है, ये चीजें देखनी रहेंगी। सिविल न्याय मतलब अपराध में न्याय कितने कितने लंबित पड़े हुए हैं, कितने को न्याय मिल रहा है। और आपराधिक न्याय मतलब कि इसमें न्याय में कितने को मिला है और कितने अदालतों में कितने सारे मामले लंबित है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये पैरामीटर है। सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, भ्रष्टाचार का अभाव, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, सिविल न्याय,
और आपराधिक न्याय, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बताया। इसके बाद ये जो रिपोर्ट होती है वो हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको नोट करना है कि कानून का नियम सूचकांक जारी कौन करता है, तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी होता है। और इसमें 6 अरब से अधिक लोगों ऐसे देश में रहते हैं जहां 2022 से 23 के बीच में कानून का जो शासन है वो कमजोर है। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है कम है, 142 में 79 रैंकिंग है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और ये किस पर आधारित है, मतलब 2023 WGP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है, और आपका थर्ड पर आपका फिनलैंड है, फोर्थ पर स्वीडन, फिफ्थ पर जर्मन। ठीक है। इसके बाद आधार और पैरामीटर क्या है, किस आधार पर ये की जाएगी, ये सब बता चुके आपको। तो आपको जो बताया वो शॉर्टकट में नोट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है। आपकी दूसरी टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC। यह एक मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है जो 7200 किलोमीटर तक फैली 7200 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ भारत और ईरान के बीच माल के परिवहन को आसान बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है। मतलब अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में INST, इसमें मतलब ये मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है 7200 किलोमीटर तक। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि इसमें इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप और भारत और ईरान। दिसंबर 2016 में भारत INST का प्रयोग करने के लिए सहमत हुआ था। 2016 में सहमत हुआ था, तो 2000 में स्थापित किया गया था इसको। 2002 में भारत, ईरान और रूस द्वारा अनुमोदित किया गया। किसके द्वारा? भारत और ईरान और रूस के द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2000 में INSTC मतलब कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा 2000 में स्थापित हुआ था। 2002 में भारत और ईरान और रूस के द्वारा अनुमोदित हुआ था। ठीक है, ये नोट करिए। फिर उसके बाद दिसंबर 2016 में भारत INST का उपयोग करना मतलब सहमत हो गया था। ठीक है, और ये भारत के कहाँ से मतलब शुरू है, मुंबई, भारत के मुंबई से। और मुंबई का एक बंदरगाह है, उसका नाम है अब्बास और बंदरे अंजलि। दिसंबर 2016 में INST का उपयोग करने के लिए सहमत हुआ, जिसे 2000 में स्थापित हुआ। 2002 में भारत, ईरान, रूस के द्वारा अनुमोदित किया गया। मल्टी मॉडल मार्ग जो है भारत के मुंबई से शुरू होगा। ठीक है, मुंबई से शुरू होगा, ईरान में बंदर अब्बास और बंदरे अंजलि तक जाएगा, फिर कैस्पियन सागर को पार करके रूस में कजाकिस्तान और मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लिखिए मुंबई के बंदरगाह से चालू होगा और ईरान में अब्बास से बंदरगाह अंजलि को जोड़ेगा। फिर कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में एंट्री करेगा। रूस में आस्ताखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेगा। और अभी इसको मतलब ये रुक क्यों गया, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के साथ में युद्ध मतलब ईरान पाकिस्तान के युद्ध के मतलब चल रहा है। फिर उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध चला, इजराइल और अरब देशों के मध्य युद्ध हुआ। फिर ईरान और अमेरिका का आपस में विवाद हुआ, तो इसकी वजह से इसमें मतलब बाधा उत्पन्न हो गई। तो अगर इससे भारत को लाभ क्या होगा, तो इससे भारत को ये लाभ होगा कि भारत भारत को मतलब जल, वायु और थल तीनों की इसमें बात होगी। और मतलब भारत का यूरोप के मध्य व्यापार मतलब भारत को यूरोप के साथ में संबंध अच्छे होंगे और मध्य एशिया में संबंध अच्छे होंगे। ठीक है, संबंध बढ़ेंगे। इस वजह से भारत के साथ यूरोप के साथ
जो व्यापार संबंध है उसमें निकटता आएगी और उसके बाद मध्य एशिया में व्यापार के साथ में भारत की निकटता आएगी और इसमें जैसे ईरान और पाकिस्तान के युद्ध में प्रॉब्लम मतलब इन प्रॉब्लम युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल अरब देशों के मध्य में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ईरान अमेरिका का जो आपसी विवाद हुआ, इन सब प्रॉब्लमों के कारण इसमें मतलब बाधा उत्पन्न हुई। इसका काम अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का काम धीमा हो गया है ईरान पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से, इस वजह से, और इसको भारत से लाभ ज्यादा होता। और ये देख लेना मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना देश के नाम लिख लेना, उसके बाद है युद्ध किसके किसके बीच में प्रॉब्लम हुई और भारत के कहा कौन से बंदरगाह से कहाँ तक की जाएगा, किसको किसको जोड़ेगा और भारत को लाभ क्या होगा, बस ये चीजें नोट करना है फिर आगे बढ़ना। ये महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक पहल है आईसीईटी, क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें मतलब भारत और यूएसए के बीच में शुरू की गई थी ये, और इसमें ये कौन से किसमें फोकस किया जाएगा, और इसमें फोकस किया जाएगा कि जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर वायरलेस दूरसंचार आधारित सहित प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर ये गैर सरकारी हितधारकों के बीच सरकार से सरकारी बातचीत और जुड़ाव को अधिक बढ़ावा देना है, इसलिए इसको मतलब प्रौद्योगिकी उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। और क्या कहते हैं कि यूएसए यूएसए की कंपनी और इंडिया की कंपनी के बीच में ये अपनी अपनी सरकारें चलाएंगी, ना कि इनमें टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगी। तो इसी वजह से इस ये न्यूज में कि जो गैर सरकारी हितधारक के मतलब जैसे कि प्राइवेट कंपनी के साथ, जैसे कि इसका यह क्या बोलते हैं, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग कंडक्टर वायरलेस दूरसंचार और अंतरिक्ष सहित प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित होगी। और जो गैर सरकारी हितधारकों के बीच सरकार से सरकारी बातचीत और जुड़ाव को अधिक बढ़ावा देना, मतलब जैसे कि अडानी और अंबानी की कंपनी होगी इंडिया से और यूएस से दो चार कंपनी, तो इनके बीच में इनके सहयोग को बढ़ावा देना, इसलिए प्राइवेट कंपनी पर इनके संबंध को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल, मतलब इस वजह से ये चालू की गई है, ठीक है। तो मतलब इंडिया की कंपनी यूएसए की कंपनी के प्राइवेट कंपनियों के बीच में मतलब बातचीत और सहायता को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई, ठीक है। इतना सा मतलब है। और इसके बाद ये जो दोनों सरकारें हैं, मतलब यूएसए की सरकार और इंडिया की सरकार, मतलब इनका काम है कि सरकारें अपने अपने देश की सरकारें चलाएं, ना कि नई नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी को का विकास करें, ऐसा नहीं है। नई जो प्रौद्योगिकी होगी ना उसका काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, या आपूर्ति श्रृंखला बनाने और वस्तुओं के सह उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और विकास का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली वॉशिंगटन डीसी को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसमें आप नोट करिए महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल में क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भारत और यूएसए जनवरी 2023 में तेईस के बीच, मतलब जनवरी 2023 में भारत और यूएसए के बीच में शुरू किया गया था। और इसमें फोकस एरिया नोट करिए आप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर वायरलेस दूरसंचार अंतरिक्ष सहित प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों, ये फोकस एरिया नोट करिए। इसके बाद जो गैर सरकारी हितधारक के बीच में सरकार से सरकारी बातचीत और जुड़ाव को अधिक बढ़ावा देना है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बीच में सहभागिता को बढ़ावा देना है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ये नोट करिए। देखिए क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आईसेट क्या है, आईसेट किन देशों के बीच में ये पहल साझा की गई है। क्वेश्चन में आईसेट फॉर्म में भी लिख के आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, या कि कौन से देशों के बीच में साझा की गई है, तो भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें मतलब क्या क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, तो इसमें मतलब गैर सरकारी हितधारक प्राइवेट कंपनी के बीच में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भारत की सबसे बड़ी महिला पर्यटन
भारत ने सूडान के आबादी क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की। 2007 में भारत पहला देश बना था जिसने महिला पलटन को भेजा था यूएनपीएफ के द्वारा, ठीक है? तो 2023 में भारत ने अब यूएनपीएफ में सबसे बड़ी महिला पलटन भेजी है। कहाँ पर? भारत ने सूडान के आबादी क्षेत्र में भेजी है। तो ये स्थान याद रखना कि आबादी क्षेत्र कहाँ है, तो ये सूडान में है, ठीक है? तो महिला शांति सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की है यूएन की तरफ से। यूएन के हिस्ट्री में मतलब सबसे बड़े इतिहास में सबसे बड़ी पलटन भारत की ही भेजी गई है, महिला पलटन यूएन की तरफ से, ये याद रखिएगा। ये देखिए 2007 में आप भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्ण महिला दल तैनात करने वाला पहला देश बना था, ठीक है? और यह सबसे बड़ी एकल इकाई है जो मतलब संयुक्त राष्ट्र मिशन की तरफ से महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी मतलब बड़ी बड़ी टुकड़ी जो है वो भेजी गई है सूडान के आबादी क्षेत्र में, ठीक है? 41 में दुनिया भर में स्थापित 71 राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति मतलब 1948 से दुनिया भर में अभी 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन हुए हैं और 49 में मिशनों में से 49 में 2 लाख से अधिक भारतीयों ने सेवा की है, ठीक है? भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, ठीक है? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भारत की सबसे बड़ी महिला पलटन भेजी गई है सूडान के आबादी क्षेत्र में। तो संयुक्त राष्ट्र शांति जो संरक्षक देशों में जैसे 2 देशों में संघर्ष चल रहा है और उस वहाँ पर कोई मेन आदमी है, कोई नेता है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो ये उसके लिए शांति की ओर कठिन शीघ्र परिवर्तन करने में मदद करने के लिए सुरक्षा और राजनीतिक शांति निर्माण सहायता प्रदान करेगा। मतलब जो कोई नेता उसके लिए सुरक्षा प्रदान करनी है, तो ये यूएन मतलब अपनी संयुक्त राष्ट्रीय शांति रक्षा सेना भेजेगा, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 3 बुनियादी सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जो है वो 3 बुनियादी सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित है। पहला कि पार्टियों की सहमति पहले की संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 3 बुनियादी सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित है। पहला है कि पार्टियों की सहमति मतलब जिसके यहाँ आप सेना भेज रहे हो, वो सरकार को या सेना को मानती है या नहीं? जैसे मान लेते हैं किसी देश में सरकार है ही नहीं, तो जैसे कि मिलिट्री वाले ने कूप कर दिया और जो वहाँ पे सरकार थी उसको हटा दिया। मान लो सरकार सरकार को मतलब मिलिट्री वालों ने हटा दिया, सेना ने वहाँ की सरकार को हटा दिया या कुछ कर दिया, तो आप किससे पूछने जाओगे कि यहाँ पे सरकार रखें या ना रखें और पहले से कौन सरकार थी? देखा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस आर्टिकल्स में आपने साइन किया है कि नहीं और आप इसके सदस्य हैं या नहीं, तो इसके अनुच्छेद 25 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने, उन्हें लागू करने के लिए सहमत है। मतलब तब ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना वहाँ उस देश में भेजी जाएगी। अगर आर्टिकल 25 के तहत आप उस देश के मतलब आर्टिकल 25 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य में मतलब आप उसके सदस्य हैं या नहीं, उस पे साइन किया है नहीं, ठीक है? आप चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत सदस्य रहे हैं या नहीं, उस आर्टिकल्स पे आपने साइन किया है या नहीं, तो उसके तहत अगर आपने किया है तो आप उस पे रेडी माने जाएँगे। तो आप संयुक्त राष्ट्र शांति सेना वहाँ पे आपके देश में भेजी जा सकती है। पहला पहला है कि पार्टियों की सहमति, दूसरा है निष्पक्षता मतलब निष्पक्षता का मतलब जो सेना है वो लड़ाई करने नहीं जा रही, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति की सेना मतलब शांति सुरक्षा प्रदान करने के लिए जा रही है, ना कि लड़ाई करने के लिए जा रही है, ठीक है? तीसरा है आपका आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग ना करना। आत्मरक्षा मतलब आप अपनी आत्मरक्षा करिए मगर आपको मतलब वेपन चलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को बचाने के लिए वेपन चलाने का वेपन मतलब किसी को बचाने के लिए अगर वेपन चलाना पड़े तो मतलब आप कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे अपनी तरफ से किसी को आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है? ये हथियार वेपन को लेकर किसी देश के गुट गुट में नहीं जाएँगे और ना ही मतलब युद्ध में शामिल होंगे, उनको बस सिर्फ़ अपनी सुरक्षा और वहाँ के लोगों की सुरक्षा, आत्मरक्षा देखनी है, ना कि किसी देश के गुट में शामिल होना है, ना किसी देश के युद्ध में मतलब शामिल होना है, ना उसमें भागीदार बनना है, ठीक है? अब देखिए ये कौन डिसाइड करेगा कि किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना लगाना है, तो कौन करेगा? यूएनएससी। संयुक्त मतलब यूएनएससी या निर्धारित करेगा, तो मतलब स किस देश में शांति सेना भेजना है या नहीं, कब तक रखना है, कब बुलाना है और टाइम पीरियड क्या रखना है, ये सारा संयुक्त सुरक्षा परिषद निर्धारित करेगा यूएनएससी, ठीक है? को भी आर्टिकल 25 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं या नहीं, उन पर साइन किया है या नहीं, उन्हीं के राष्ट्रों में संयुक्त शांति सेना भेजी जाएगी यूएनएससी की तरफ से। ठीक है, अब ये 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ हो चुके हैं, तो डेली हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे। कल फिर मिलते हैं और कल चीज़ों को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।